जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी और तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि ये पार्ट 3 इकोनॉमिक्स का है। इसके पहले 2 पार्ट इकोनॉमिक्स के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देखिए। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 40 नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे पिछले लेक्चर में। आज से हम लोग चालू करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है, वह न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंकों को धन ऋण पर देने की अनुमति नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट कुछ मामलों को छोड़कर फिर खाली स्थान कहलाती है। यानी पूछा जा रहा है आपसे कि वह न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंकों को धन ऋण पर देने की अनुमति नहीं है। पहला लिखा है उलट रेपो दर, फिर लिखा है आधार दर, फिर लिखा है रेपो दर। तो इसका आंसर बी ही सही हो जाएगा आपका। यानी जो आधार दर होती है उसके नीचे बैंक ऋण कभी नहीं देता है, कुछ कंडीशनों को छोड़कर। जैसा कि लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट कुछ मामलों को छोड़कर, बाकी को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आधार दर। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। 42 नंबर में लिखा हुआ है, बेरोजगारी दर ज्ञात करने का सूत्र फिर खाली स्थान। यानी जो बेरोजगारी अगर आपको ज्ञात करनी तो उसके लिए सूत्र क्या है? पहला लिखा है बेरोजगार पुरुष श्रमिक बटे कुल श्रम बल और इंटू में 1000। फिर लिखा रोजगार प्राप्त श्रमिक फिर बटे या अपान कुछ श्रम बल इंटू 100। फिर लिखा हुआ रोजगार प्राप्त श्रमिक बटे पुरुष श्रम बल इंटू 100। और फिर लिखा है बेरोजगार श्रमिक बटे कुल श्रम इंटू 100। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी अगर आपको बेरोजगारी की दर ज्ञात करनी है तो उसके लिए फार्मूला होता है बेरोजगार श्रमिक। यानी आप ऐसे लिख सकते हो, सूत्र क्या होता है? बेरोजगार श्रमिक बटे कुल श्रम बल, कुल श्रम बल और मल्टीप्लाई में आएंगे 100। तो ये इसका फार्मूला होता है बेरोजगारी दर ज्ञात करने का। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर। लिखा है किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता फिर ब्लैंक दिया कहलाता है। यानी किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन लिखा है मूल्य ह्रास, फिर लिखा है अवमूल्यन, फिर लिखा है सकल निवेश, फिर लिखा है विनिवेश। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उसको कहते हैं मूल्य ह्रास। आसान से क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में बहुत ही आसान होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगार का एक प्रकार है? पहले लिखा है किसान, फिर लिखा है सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर, फिर लिखा है चिकित्सक, फिर लिखा है लेखाकार। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी किसान। यानी मौसमी बेरोजगारी की जो एक प्रकार का है पेशा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? किसान। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। लिखा हुआ डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं मुद्रा पूर्ति की किस माप में शामिल की जाती है? पहला लिखा है M2 में, फिर लिखा है M4 में, फिर लिखा है M1, फिर लिखा है M3। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी M2। कह रहा है डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं मुद्रा पूर्ति की किस माप में शामिल की जाती है? तो उसको कहते हैं हम लोग M2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर। लिखा है भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? पहला लिखा केंद्रीय वित्त मंत्री, फिर लिखा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, फिर लिखा हुआ है गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, फिर लिखा है डिप्टी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी भारत में मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्षता कौन करता है? तो वो आरबीआई का जो गवर्नर होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर। लिखा हुआ ट्रेजरी फिर राजकोष बिल खाली स्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। पहला लिखा भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण, फिर लिखा भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड, फिर लिखा है भारत सरकार, फिर लिखा भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसको कौन निर्धारित करता है? वो होती है आपकी भारत सरकार। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यानी ट्रेजरी या जिसको हम लोग कहते हैं राजकोष बिल द्वारा जारी किया जाता है, तो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है? पहला लिखा हुआ है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, फिर लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, फिर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, फिर लिखा है भारतीय स्टेट बैंक। तो सब लोग जानते हो, नोट में आपने देखा होगा आरबीआई की मोहर लगी होती है, या आरबीआई में एक
नोट के बीच में आप देखा होगा ग्रीन कलर की एक पट्टी टाइप की लगी होती है जिसमें RBI लिखा होता है। RBI का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या हिंदी में बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। तो वही पूछा गया, भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला कौन सा प्राधिकरण है, तो वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर में लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1956 में भारत सरकार द्वारा सभी मौजूदा निजी क्षेत्र के जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था। ठीक, देखते हैं ऑप्शन इसका। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1956 में भारत सरकार द्वारा सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था। पहला लिखा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो पहला तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर लिखा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा भी नहीं होगा। बाकी दो ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में होंगे, तो चलते हैं वहाँ पे। और तीसरा लिखा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा भी नहीं होगा। और चौथा लिखा हुआ भारतीय जीवन बीमा निगम, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग LIC के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कभी कभार एग्जाम में LIC का फुल फॉर्म पूछता है, तो LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और कभी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, कहेगा LIC में आई का मतलब क्या है, या आई का अर्थ क्या है, तो आई का अर्थ क्या होता है, समझ गए होगे आप। इंश्योरेंस, L का मतलब पूछे तो लाइफ, C का मतलब पूछे तो कॉर्पोरेशन। इस टाइप से कभी कभार क्वेश्चन घुमाकर भी पूछता है, हर टाइप से प्रिपेयर करके जाना। अगर जानकारी अच्छी लग रही हो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है 50 नंबर में। पहले ही ब्लैंक लिखा है, फिर लिखा है वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI देश के व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है। यानी कह रहा है वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI देश के व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। पहला लिखा रेपो दर, फिर लिखा रिवर्स रेपो दर, फिर लिखा सीमांत दर, फिर लिखा आधार दर। तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, रेपो दर इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर लिखा हुआ, यदि हम GNP से मूल्य ह्रास घटाते हैं तो हमें जो कुल आय प्राप्त होती है उसे फिर ब्लैंक लिखा कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, लिखा है यदि हम GNP से मूल्य ह्रास घटाते हैं तो हमें जो कुल आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं। पहला लिखा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, फिर लिखा राष्ट्रीय, फिर लिखा निजी है। तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, यानी NNP। अब देखो समस्या यहाँ पर यह कि जैसे GNP लिखा है तो GNP का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो लिख लीजिए आप। GNP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है, आप नोटबुक में अपने नोट कर लीजिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछता है GNP में N का मतलब क्या है, तो N का मतलब हो जाएगा नेशनल। यदि आपको फुल फॉर्म पता है तभी आप पर्सनल डिजिट का अर्थ बता पाओगे, अगर नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे, यकीन मानो। उसी के नीचे या बाकी भी फुल फॉर्म देख लेते हैं। जैसे लिखा NNP, तो NNP का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जैसा कि लिखा हुआ है नेट नेशनल प्रोडक्ट। आप ये जरूर से ज़रूर लिख लीजिए, जितने भी फुल फॉर्म हम अलग से बताते हैं। और तीसरा लिखा GDP, पता होगा, बाकी दो लेक्चरों में कर चुके हैं चर्चा, नहीं पता फिर भी लिख लीजिए। GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये फुल फॉर्म भी जहाँ कहीं भी मिल जाए तो उनको हम जरूर बताते हैं, ताकि आप लोगों की वो तैयारी भी चलती रहे। फिलहाल में इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी को वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। पिछले दो लेक्चरों में हमने डिटेल से चर्चा की, यदि आपने वो नहीं देखे जरूर देखिए बेरोजगारी के बारे में। जैसे लिखा है यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक, चिरसम्मत, संरचनात्मक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आंसर सही हो जाएगा चिरसम्मत, यानी क्लासिकल जिसको बोलते हैं। कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है, उनका क्या डिटेल है, तो इसके हमने इसके पहले वाले लेक्चर यानी पार्ट 2 और पार्ट 1 में डिटेल से बताया। जरूर से वो आप जानकारी नोटबुक में अपने नोट कीजिए, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI या SIDBI को फिर खालिस्तान द्वारा विनियमित किया जाता है। पहला लिखा है इंडियन बैंक के द्वारा, नहीं होगा। फिर लिखा भारतीय रिजर्व बैंक, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी RBI के द्वारा विनिमय किया जाता है। बाकी ICICI बैंक लिखा, फिर लिखा है भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक को शॉर्टकट में SBI बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो ICICI बैंक, तो इसको भी आप समझ लीजिए। ICICI का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कभी कभार इसका फुल फॉर्म पूछता है। लिख लीजिए अपने नोटबुक में, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में। ठीक है ना, या हर टाइप कहीं भी कोई नया पॉइंट मिल जाए तो उसको आप डिटेल में ज़रूर लिखिए। फिर से लिख लीजिए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट
एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। किसकी? ICICI बैंक की। ठीक। SBI का फुल फॉर्म भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक को हम लोग बोलते हैं RBI, और इंडियन बैंक को शॉर्टकट में BI। ठीक। इंडियन बैंक को अब इलाहाबाद बैंक में एक ही में दोनों का विलय हो गया, यानी जो आपकी इलाहाबाद बैंक है और जो इंडियन बैंक है ये दोनों अब एक हो गए हैं। ठीक। तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर में लिखा हुआ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है? फिर से समझ लीजिए, कह रहा है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति का उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला लिखा है रेपो दर, फिर लिखा राजकोषीय कर्षण, फिर लिखा राजकोषीय बढ़ावा, फिर लिखा मितव्ययिता उपाय। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी रेपो दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर लिखा हुआ अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार की राजस्व प्राप्तियां विद्यमान है? तो ये होती हैं 2 प्रकार की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटा लेकिन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार की राजस्व प्राप्तियां विद्यमान है, तो वो 2 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर लिखा हुआ वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है, फिर खाली स्थान लिखा कहते हैं। पहले लिखा अत्यावश्यक वस्तुएं, फिर लिखा पूंजीगत वस्तुएं, फिर लिखा वेबलोन वस्तुएं, फिर लिखा गिफिन वस्तुएं। तो इन लोगों को या इन वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं ही कहा जाता है। वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है उसको कहते हैं गिफिन वस्तुएं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर में लिखा हुआ पहले ही ब्लैंक, फिर लिखा कोष की वह न्यूनतम राशि है जो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के पास रखना अनिवार्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ही देखो खाली स्थान दिया है, फिर लिखा कोष की वह न्यूनतम राशि है जो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य। पहले लिखा रेपो दर, फिर लिखा नकद कोष अनुपात, फिर लिखा तरलता समायोजन सुविधा, फिर लिखा बैंक दर। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कैश रिजर्व रेशियो यानी नकद कोष अनुपात। ये आपको RBI के पास रखना अनिवार्य होता है। कोई भी बैंक हो, जितनी भी भारत में बैंक है सभी बैंकों को नकद कोष अनुपात जो होता है उसको RBI के पास रखना अनिवार्य होता है। तो इस वजह से ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर लिखा मुद्रास्फीति जनित मंदी उस समय मौजूद होती है जब, फिर खाली स्थान लिखा है मूल सूचकांक और उत्पादन दोनों में कमी, लिखा है मूल सूचकांक में वृद्धि लेकिन उत्पादन में कमी। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी जब मूल सूचकांक में वृद्धि होती है और उत्पादन में कमी होती है उसको हम लोग एक तरह से मुद्रास्फीति जनित मंदी कह सकते हैं। तो उस समय मौजूद होती है कब? जब मूल सूचकांक में वृद्धि होती है और लेकिन उत्पादन में कमी होती है, उत्पादन कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्या लिखा हुआ है? लिखा है मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करने के उद्देश्य से RBI द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद, फिर खाली स्थान कहलाती है। पहला लिखा तरलता समायोजन सुविधा, पहला नहीं होगा। फिर देखते हैं दूसरा लिखा हुआ सीमांत स्थायी सुविधा, यह भी नहीं होगा। क्रेडिट की उच्चतम सीमा, यह भी नहीं होगा। खुला बाजार परिचालन, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यानी मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करने के उद्देश्य से RBI द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद, फिर खाली स्थान लिखा कहलाती है, तो उसको कहते हैं खुला बाजार परिचालन। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर लिखा करेंसी नोट और सिक्कों को खाली स्थान कहते हैं। लिखा है निकट मुद्रा, फिर लिखा है विश्वास मुद्रा, फिर लिखा है कमोडिनी मनी, फिर लिखा है कागजी मुद्रा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कागजी मुद्रा। अब ध्यान दो जरा, करेंसी नोट और सिक्कों को, अब यहाँ पर सिक्के से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कागजी मुद्रा और वो देखते हैं कि करेंसी नोट को ही कागज समझते। तो ऐसा नहीं है, करेंसी नोट और सिक्कों दोनों को ही कागजी मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय आय की मापन पद्धति का हिस्सा नहीं है? नहीं वाला पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय आय की मापन पद्धति का हिस्सा नहीं है? पहला लिखा है आय विधि, फिर लिखा है उत्पाद विधि, फिर लिखा है व्यय विधि, फिर ये तो तीनों होते हैं, तो फिर लिखा है ऋण विधि। तो ऋण विधि ही इसका हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि ये सब विकल्प राष्ट्रीय आय के मापन पद्धति के हिस्सा हैं, लेकिन ऋण विधि हिस्सा नहीं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर लिखा है BPL प्रारंभिक न्यूनतम आय से संबंधित एक आर्थिक मानदंड है। BPL का पूर्ण रूप क्या है? BPL का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो BPL का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। देखते हैं इसके ऑप्शन, फिलहाल में आप लिख लीजिए बेस पॉवर्टी लाइन, गलत हो जाएगा।
बेस प्राइस लाइन गलत होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब कभी कभार क्वेश्चन घुमा के पूछता कहेगा बीपीएल में पी का मतलब क्या है, तो पी का मतलब होता है पॉवर्टी यानी गरीबी। अब बी का पूछ दे तो बिलो और एल का पूछ दे तो लाइन, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर, यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल फिर खाली स्थान होगा। पहला लिखा अनंत, फिर लिखा धनात्मक, फिर लिखा शून्य, फिर लिखा ऋणात्मक। फिर से पढ़ लीजिए, लिखा यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल को फिर क्या कहते हैं, तो धनात्मक हो जाएगा। अधिक में धनात्मक, कम होता तो ऋणात्मक। तो ये 63 क्वेश्चन थे आपके एसएससी एमटीएस इकोनॉमिक्स में आए हुए, यानी 63 ही क्वेश्चन थे आपके वेरी इंपॉर्टेंट जो एसएससी एमटीएस 2022 में आए थे। इनको आप जरूर तैयार कर लीजिए। इसमें हम लोगों ने 23 क्वेश्चन कवर किए, इसके पहले 2 लेक्चरों में 40 नंबर तक कवर कर लिए थे। यदि आपने वो नहीं देखे तो जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वो जरूर देखिए। 1 या 2 क्वेश्चन आपको, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर फंस सकते हैं एग्जाम में। आई होप आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को अगर अभी भी नहीं लाइक किया तो फटाफट से लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। और बार बार वो बात हम आपसे बोलते हैं कि यदि आपने मैराथन क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर जितनी भी मैराथन क्लास पढ़ी है पूरी आप देखिए। यकीन मानो जीके जीएस का क्वेश्चन आपका लगभग 100% फंसने वाला है। जिसको ट्रस्ट हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो देखे, जिसको ट्रस्ट नहीं आप ना देखो, कोई दिक्कत नहीं। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।